हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी क्लास रहेगी जो मुग़ल सम्राट का प्रशासन हम पढ़ रहे थे, मुग़ल प्रशासन। उसमें मैंने कल आपको केंद्रीय प्रशासन में सम्राट की शक्तियाँ पढ़ा दी थी पिछली क्लास में। इस क्लास में हम जो है सम्राट की जो मंत्री परिषद थी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि सम्राट के अधीन केंद्र में कौन कौन से मंत्री काम करते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद रहेगी कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। और हाँ, मैंने अपनी चैनल के अबाउट सेक्शन में जो है अपने इंस्टाग्राम आईडी और मेरा जो एक दूसरा यूट्यूब चैनल है उसका लिंक और एक जो है मेरे हस्बैंड का क्राफ्ट का चैनल है उसका लिंक डाल दिया है। तो आप उन दोनों चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं कि सम्राट की मंत्री परिषद कि सभी मुग़ल सम्राट अपनी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों का एक ग्रुप गठन करते थे या मंत्रियों का एक ग्रुप रखते थे अपनी सहायता के लिए। सभी मंत्री सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे, मतलब जो भी मंत्री होता था राज्य में उन सभी को सम्राट या फिर बादशाह ही नियुक्त करता था। मुगल कालीन मंत्रियों की शक्तियां व अधिकार आज के मंत्रियों की तरह नहीं थे। जैसे कि आज हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्य में जो मंत्री हैं उनकी तरह उन्हें उस समय अधिकार नहीं मिले हुए थे। मुगल कालीन मंत्री जो है वो सम्राट की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते थे। तो मतलब कि जब तक सम्राट चाहेगा, जब तक सम्राट को मंत्री का काम अच्छा लगेगा तब तक ही वह उस पद पर रह सकता था। जब सम्राट को वह मंत्री अच्छा नहीं लगा या फिर कोई मंत्री गलती कर देता था तो सम्राट उसको उसके पद से हटा देते थे। तो आज हम अलग अलग मंत्रियों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से मंत्री थे सम्राट के साथ जो कि केंद्र में काम करते थे। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो हमारी प्रांत की रहेगी, राज्य की रहेगी। जैसे कि अभी हम मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ भारत के बारे में कि भारत में कौन कौन से मंत्री हैं। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी राज्य, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर कौन कौन से अलग अलग मंत्री होते हैं इनके बारे में। तो हम आज का हमारा जो है मंत्री परिषद का सबसे पहला पॉइंट है वकील अथवा वजीर। कि वकील अथवा वजीर कि सम्राट के मंत्री परिषद में वकील अथवा वजीर प्रधानमंत्री को कहा जाता था। जैसे कि सम्राट मान लिया आप राष्ट्रपति हो गया और प्रधानमंत्री कौन हो गया, वजीर। वजीर को प्रधानमंत्री। ये वकील नाम जो है ये अकबर के समय इसको नाम दिया गया था, वजीर का अन्य नाम रख दिया था उन्होंने वकील। आप ये मत सोचिएगा कि वकील न्याय करने वाला है, यहाँ पे ये न्याय करने का इससे कोई संबंध नहीं है। ये वजीर का ही अन्य नाम रख दिया था अकबर के शासनकाल में वकील। तो वकील जो है ये वजीर जो था ये प्रधानमंत्री को कहा जाता था और इसकी नियुक्ति भी सम्राट करता था। वजीर का मुख्य कार्य क्या था कि सम्राट को प्रशासनिक कार्यों में सलाह देना, कि जो डिपार्टमेंट के काम हैं उनमें राय देना, अपनी सभी विभागों का निरीक्षण या जांच पड़ताल करना कि केंद्र में जो जो विभाग है, जो जो डिपार्टमेंट है उनकी जांच पड़ताल करेगा कौन, ये वजीर। और सम्राट की अनुपस्थिति में राज्य की बागडोर भी यही संभालता था वजीर। कि जब राजा जो है वो राजधानी में ना हो या फिर महल में ना हो, वो किसी युद्ध पर गए हों या फिर अन्य किसी काम से राज्य से बाहर गए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में जो वजीर था यही सारा राज्य संभालता था। अकबर का वकील या वजीर कौन था, बैरम खान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बैरम खान का एक अहम रोल है अकबर की ज़िंदगी में, क्योंकि जब अकबर छोटा था तभी इसको गद्दी पे बिठा दिया गया था, तब इसको इतनी समझ नहीं थी, इसलिए जो है बैरम खान को इसका संरक्षक या फिर वजीर नियुक्त किया गया था। कि नाम तो चलेगा अकबर का लेकिन जो है डिसीजन, जो फैसले होंगे वो वजीर लेगा, क्योंकि वो समझदार है, वो बड़े आयु का है, इसलिए जो है सारे फैसले उनके होंगे लेकिन नाम चलेगा अकबर का। तो ये जो बैरम खान थे ये अकबर के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए थे और यह बैरम खान अकबर का शिक्षक भी था और संरक्षक मतलब उसकी देखभाल करने वाला भी था। अकबर के समय इस वकील अथवा वजीर के पद पर नियुक्त
बैरम खान ने अपनी शक्तियों को सर्वोच्च शक्तिशाली बना लिया। मतलब कि अकबर के समय जब यह बैरम खान वकील के पद पर नियुक्त था तो इसने जो अपने पास काफ़ी शक्तियां ले ली थी, मतलब अपने हाथ में काफ़ी बागडोर संभाल ली थी। प्रशासन के बहुत सारे फैसले जो है बैरम खान स्वयं करने लगा, क्योंकि अकबर इस समय नाबालिग था, छोटा था। बैरम खान मंत्रियों को नियुक्त करने लगा, मतलब कि कोई भी अगर नया मंत्री नियुक्त करना होता था उसको भी बैरम खान ही नियुक्त करता था, मतलब वजीर नियुक्त करता था। मंत्रियों व अधिकारियों को अपनी मर्जी से पद से हटाने भी लगा बैरम खान। बैरम खान अपनी मर्जी से कोई भी कदम उठा लेता था और बाद में सम्राट अकबर की अनुमति प्राप्त कर लेता था। क्योंकि सम्राट अकबर को भी इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास था तो इन्होंने जो है स्टार्टिंग में इसका विरोध नहीं किया। परिणाम स्वरूप अकबर ने धीरे धीरे महसूस किया कि बैरम खान के हाथों में ज़्यादा शक्तियाँ हो गई हैं और कहीं ना कहीं ये शक्तियों का ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए जो है अकबर ने वकील या फिर वजीर की शक्ति को कम करने का निश्चय किया कि इनके हाथ में जितनी भी पावर है, मतलब कि इस पावर को हमें कम करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा ना हो जाए भविष्य में कि बैरम खान जो है मेरे खिलाफ ही विद्रोह कर दे और खुद सम्राट बन बैठे। इसलिए 1560 में बैरम खान से समस्त अधिकार छीन लिए गए और उसे बर्खास्त करके मक्का भेज दिया गया। मक्का मतलब कि मक्का और मदीना ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है जहाँ पर ये पूजा करने के लिए जाते हैं। मक्का एक जगह का नाम है, एक देश का नाम है। इसके बाद अकबर ने वकील के पद को सामान्य अधिकारी का पद बना दिया, मतलब कि इस जो वकील या वजीर था इस पद के पास जो है इतनी ज़्यादा भी पावर नहीं रही कि ये शक्तिशाली हो सके। इसकी शक्तियों को इसने डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड करता है ये हम देखते हैं कि बैरम खान के बाद मुनीम खान को वकील का पद दिया गया। एक मिनट, वकील का पद दिया गया, 2 मिनट दीजिए मुझे। सॉरी, कोई आ गया था। तो इसके बाद अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो अकबर था इसके समय में वकील के पास ज़्यादा शक्तियाँ हो गई थी बैरम खान के पास, तो इसने उससे शक्तियाँ छीन ली और उनको जो है इस पद से हटा दिया और उन्हें मक्का भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो है वकील का या वजीर का जो पद था इसको नॉर्मल अधिकारी का पद बना दिया कि ये पद ज़्यादा शक्तिशाली ना रहे। इसके लिए इसने क्या काम किया अकबर ने कि इसकी शक्ति को डिवाइड कर दिया, मतलब कि इसके अंडर में अन्य अधिकारी नियुक्त कर दी जिनके पास अलग अलग विभागों की शक्तियाँ होती थी, और जो कि प्रधानमंत्री की जो पहले शक्तियाँ थी उनको बांट दिया इन्होंने। कि अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष कि जब अकबर गद्दी पर बैठा उसके 8 साल बाद अकबर ने दीवान ए वजारत नामक एक नया पद बनाया, एक नया विभाग या डिपार्टमेंट बनाया जहाँ पर अधिकारी की नियुक्ति होती थी और मुजफ्फर खान को इस पद पर नियुक्त किया। कि अकबर ने अपने शासनकाल के कौन से वर्ष जो है एक नया पद बनाया, 8वें वर्ष। उस पद का नाम क्या था? दीवान ए वजारत। और सबसे पहला दीवान ए वजारत किसको नियुक्त किया गया? तो वो मुजफ्फर खान को। आगे चलकर वकील या वजीर की शक्तियाँ दीवान ए आला एक अलग अधिकारी का नाम है, मीर बख्शी ये भी एक अलग अधिकारी का नाम है जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे, सदर, मीर ए सामान नामक अधिकारियों के बीच में विभाजित कर दी गई। अब मान लो फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो सारी पावर अगर पैसे का डिपार्टमेंट भी उन्हें दे दें, न्याय करने का डिपार्टमेंट भी उन्हें दे दें, मतलब कि उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ हो जाए। राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति आप सम्राट को मान सकते हो कि राष्ट्रपति के पास तो शक्तियाँ हैं ही, प्रधानमंत्री के पास भी ज़्यादा पावर हो जाए। इसलिए अकबर ने क्या किया कि प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ थी उनको डिवाइड कर दिया, उनको बाँट दिया। जैसे कि अब हमारे यहाँ पर वित्त मंत्री अलग है, विदेश मंत्री अलग है, केंद्र सरकार भारत में भारत का विदेश मंत्री अलग है ना, भारत का वित्त मंत्री भी अलग है, भारत का न्यायाधीश न्याय करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, फैसले लेने वाला मतलब कि कोई बिल पास करना हो उसका डिपार्टमेंट अलग है। ऐसे करके अकबर ने इनकी शक्तियों को, प्रधानमंत्री की शक्तियों को डिवाइड कर दिया और ये अलग अलग पद बना दिए थे। दीवान आला, मीर बख्शी, यहाँ पर जो है अधिकारियों की नियुक्ति की गई और उन्हें जो है काम सौंपा गया।
जहांगीर के शासनकाल में ज़्यादातर समय वकील का पद खाली रहा। मतलब कि अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर आया तो जहांगीर के इसमें वकील का पद जो है ये मतलब कि अपनी वैल्यू खो चुका था। इसके इसमें इस पद की वैल्यू काफ़ी कम हो गई थी। मतलब वजीर नाम मात्र का ही एक अधिकारी था, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी। शाहजहां के शासनकाल में 14 वर्ष तक आसिफ खान वकील के पद पर रहा। आगे चलकर जो है यह पद ही समाप्त कर दिया गया। मतलब शाहजहां के बाद औरंगजेब के समय जो है धीरे धीरे यह पद ही प्रशासन से समाप्त हो गया। अब वजीर या प्रधानमंत्री का पद ही नहीं रहा। ये पद स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट तो होता है पहले से, जब शेरशाह सूरी आएगा प्रशासन में, उसी के समय से शुरू हो गया था। लेकिन अकबर के समय बैरम खान ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, इसलिए अकबर ने इसकी शक्तियों को कम करने के लिए एक नया विभाग बनाया और जो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ थी उनको अलग अलग अधिकारियों में बांट दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दी छोटे छोटे। उसके बाद जहांगीर के समय जो यह पद इतना महत्व नहीं रहा। मेन बात है कि अकबर के ही समय इस पद की थोड़ी बहुत वैल्यू थी। उसके बाद धीरे धीरे यह पद जो है वो समाप्त होता चला गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है इन मंत्रियों को लेकर तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट दीवान आला। दीवान आला हमने यही पढ़ा था ना कि प्रधानमंत्री के पद शक्तियाँ जो थी इसने अकबर ने दीवान आला, मीर बख्शी, सदर, मीर ए सामान नामक अधिकारियों में बांट दी। तो अब हम इन अधिकारियों को पढ़ेंगे दीवान आला को। कि दीवान आला यह वित्त विभाग का मंत्री होता था। वित्त मतलब पैसे का जो विभाग था, लेन देन का, उस विभाग का यह मेन हेड था, मुख्य था। इसकी नियुक्ति भी सम्राट करता था। इसका मुख्य कार्य क्या था कि साम्राज्य की आय व्यय की कितना खर्चा हो रहा है साम्राज्य में, राज्य में, और कितनी आय हो रही है उसकी जानकारी रखना। भूमि कर जो कि टैक्स था निर्धारित था, जो कि ज़मीन पर लगता था, उसको निर्धारित करना कि कौन सी भूमि पर कितना टैक्स लगेगा। कर निर्धारित करना, ये तो भूमि कर हो गया। अलग जो टैक्स होते थे जो अलग अलग जातियों पर लगते थे, कई वस्तुओं पर लगते थे, कोई बाहर आने जाने का जो सामान था दूसरे राज्य से मंगवाने पर, या फिर अपने राज्य से जो सामान बाहर भेजते थे उन पर जो टैक्स लगता था वो भी यही निर्धारित करता था। और कृषि की भलाई के लिए भी काम जो करना होता था, कोई भी पानी की सुविधा या फिर किसानों की अन्य समस्याओं का समाधान भी कौन करता था? ये दीवान आला नामक मंत्री करता था। इसके हस्ताक्षर के बिना खजाने से कोई भुगतान नहीं हो सकता था। मतलब कोई भी पेमेंट इसके हस्ताक्षर के बिना नहीं हो सकती थी। जहाँ पैसे का पूरा डिपार्टमेंट था वहाँ इसके साइन के बिना जो है कोई भी पैसा बाहर नहीं जा सकता था। इसके अलावा यह प्रांतीय या फिर जो राज्य है या सरकार जो कि जिले के वित्त अधिकारियों के कार्यों की जांच पड़ताल भी करता था। अब प्रांत को हम आगे पढ़ेंगे। और जो सरकार है उसमें मुगल प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? सरकार। और राज्य को क्या कहा जाता था? प्रांत। और भारत को क्या कहा गया है? केंद्र। मैं आपको आज के एग्जाम्पल के साथ साथ समझा रही हूँ। तो प्रांत और जो सरकारों में भी सेम डिपार्टमेंट होंगे नीचे, तो उन डिपार्टमेंट के जो मंत्री होते थे उनकी भी यह जांच पड़ताल करता था समय समय पर। अकबर इस पद को भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होने देना चाहता था इसलिए समय समय पर जो है इस पद पर रहने वाले व्यक्ति का तबादला करता रहता था। मतलब कि इस पद पर जो व्यक्ति नियुक्त होता था उसको 2-4 साल इस पद पर रख दिया, फिर उसको जो है हटा देता था और अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर लेता था ताकि ज़्यादा शक्तिशाली ना हो सके। अकबर के समय 1564 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक मुजफ्फर खान इस पद पर रहा दीवान आला। टोडरमल रहा। ख्वाजा शाह मंसूर, कुली खान, आसफ खान, मोहम्मद मकीम जो है इस पद पर बारी बारी बने रहे 1594 ईस्वी तक। अकबर के समय गियास बेग, एतमादुद्दौला इस पद पर काफ़ी समय तक रहे दीवान आला नामक पद पर। शाहजहां के समय अफजल खान, इस्माइल खान, सादुल्ला खान इस पद पर रहे। औरंगजेब अपने समय में पहले तो स्वयं खुद ही इस वित्त विभाग का कार्य देखता था। बाद में 1676 ईस्वी में असद खान को औरंगजेब ने अपना मुख्य दीवान नियुक्त किया, जिसने 31 वर्ष तक इस पद पर कार्य किया गया। तो इसमें जो है अकबर के समय कौन कौन से व्यक्ति इस पद पर रहे उनके बारे में बताया गया है। जहांगीर के समय कौन से व्यक्ति थे उनके बारे में, शाहजहां के समय कौन से व्यक्ति इस पद पर थे नियुक्त थे उनके बारे में, और औरंगजेब के समय कौन से व्यक्ति इस पर नियुक्त थे इनके बारे में बताया गया है। तो आप बस थोड़ा सा नज़र मार लेना, ज़्यादा अगर आपको याद नहीं रहते तो 1-2 नाम तो आप लिख लेना। एक तो मुजफ्फर खान, क्योंकि सबसे पहले
उसको दीवान वजारत का विभाग दिया, उसके बाद इसे इस पद पर नियुक्त किया गया था। तो मुजफ्फर खान, टोडरमल ये और शाहजहाँ के इसमें अफजल खान, इस्माइल खान, दो याद रख लेना। और औरंगजेब तो है पहले तो स्वयं ही देखता था, उसके बाद जो उसने असद खान को इस पद पर नियुक्त किया था। तो दीवान आला विभाग जो था, दीवान ए आला ये मंत्री का नाम है, मंत्री के पद का नाम है। तो ये डिपार्टमेंट था दीवान आला। तो ये डिपार्टमेंट किससे जुड़ा हुआ था? ये वित्त विभाग से, पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ था राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मीर बख्शी। जहां आपको ये मीर बख्शी नाम दिख जाए वहां आप याद रखना कि ये सेना का ही मंत्री है। चाहे आप प्रांत को पढ़ो, चाहे आप जिले या फिर सरकार में पढ़ो, या फिर आप दिल्ली सल्तनत का अगर प्रशासन हम देखते तो वहाँ पर भी जो है मीर बख्शी सेना का ही मंत्री होता था। मीर बख्शी का कार्य क्या था कि सेना में जो है घोड़े हैं उनको दागना, मतलब उन पर निशान लगाना। अपने राज्य के जो घोड़े होते थे उन पर जो एक मोहर लगाते थे तो उनको दागना, सैनिकों का हुलिया लिखना मतलब कि मुगल सेना में कौन कौन से सैनिक हैं उन सभी के जो है ये एक चित्र सा बना लेते थे, हुलिया रख लेते थे उनका। सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारण करने के लिए सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना। एक मिनट, हस्ताक्षर करना और मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश देना। कि मनसबदार जो कि पद में, मैं मनसबदार का टॉपिक आपको आगे पढ़ाऊंगी तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। मनसबदार की नियुक्ति के आदेश देता था मीर बख्शी, और मनसबदार के पद के उम्मीदवारों को सम्राट के सामने उपस्थित करता था। मनसबदारों की उन्नति व वेतन वृद्धि की सिफारिश करता था। कि जो मनसबदार राज्य में होते थे, मतलब मनसबदार आप ये मान लो कि राज्य में अलग अलग पद पर लोग जो होते थे उनके मनसबदारों को उनके पद के अनुसार स्थान प्रदान करवाता था। राज्य में शाही महल एवं राजधानी के पहरेदारों की सूची तैयार करवाता था। तो मीर बख्शी मुख्य तो सेना का मंत्री है, उसका काम सैनिकों का हुलिया रखना, घोड़ों को दागना, सैनिकों को मासिक वेतन कितना देना ये निर्धारित करना, और सैनिकों को प्रमाण पत्र देना, और जो मनसबदार थे उनकी नियुक्ति करना, और उनकी नियुक्ति के लिए जो है लोगों को इकट्ठा करना, उनको सम्राट के सामने उपस्थित करना, उनकी सैलरी, उनके वेतन के बारे में सम्राट से बातें करना। ये सारा काम किसका था? ये सारा काम मीर बख्शी का होता था। मीर बख्शी का पद जो था वो मुख्य दीवान के बराबर ही माना जाता था। मुख्य दीवान जो कि हमने पढ़ा था ना ऊपर, दीवान ए आला, उसके बराबर ही माना जाता था। अकबर के समय प्रसिद्ध मीर बख्शी शाहबाज खान था। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछ सकता है वन लाइनर में कि अकबर के समय प्रसिद्ध मीर बख्शी कौन था? तो शाहबाज खान था जिसकी सहायता से ही अकबर ने मनसबदारी जो व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं ना, मनसब थे उस व्यवस्था को लागू किया था। नेक्स्ट हमारा मंत्री का नाम है मुख्य सदर या डिपार्टमेंट। मुख्य सदर जहां आपको दिख जाए आप याद रखेगा, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन हो, चाहे वो मुगल सल्तनत का प्रशासन हो, सदर जो व्यक्ति ये डिपार्टमेंट जुड़ा वो धर्म के मामले से जुड़ा हुआ है, धार्मिक डिपार्टमेंट है। और काजी जहां आपको दिख जाए वो न्याय से जुड़ा हुआ है, और जो ये मीर बख्शी आपको दिख जाए वो सेना से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। ये आप ये मान लीजिए कि रट लीजिए, जहाँ भी प्रशासन आएगा, जहाँ भी आपको प्रशासन का टॉपिक पढ़ना होगा, ये 3-4 मंत्री तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये फिक्स है कि इनका यही विभाग होता था। कि मीर सदर जो है ये धार्मिक कार्यों का मंत्री होता था। इसे सदर उस सदूर अथवा सदर एक कुल भी कहा जाता था। ये इसके अन्य नाम थे, लेकिन मेन तो इसको सदर उस सुदूर बोला जाता था। इसका मुख्य कार्य क्या था? शरीयत की रक्षा करना। शरीयत मतलब कि जो इस्लाम धर्म था उसके नियम कानूनों की उसकी रक्षा करना। उलेमा पर कड़ी नज़र रखना। उलेमा कौन थे? जो जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के तो पुजारी होते हैं मंदिरों में, उस समय जो है हम इस्लाम धर्म के जो मुसलमान थे जो इस्लाम धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे, उनको उलेमा बोला जाता था। इस्लामिक धर्म का ज्ञान रखने वालों को उलेमा, और जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में पुजारी बोलते हैं वैसे। शिक्षा दान करना, न्याय विभाग पर निगरानी रखता था यह मुख्य सदर। शिक्षा का प्रसार करने का कार्य था। काजियों एवं मुफ्तियों की नियुक्ति करना। काजी मतलब कि पुजारियों की। मस्जिदों में जो काजी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं ना, पढ़ाने वाले, मदरसों में जो शिक्षा देते थे, जो बोलकर
राज्य बच्चों को शिक्षा देते थे ना, काजी और धर्म की शिक्षा देते, धार्मिक मामलों के बारे में, ना कि अलग पढ़ाई, सिर्फ धर्म के बारे में जो ज्ञान करवाते थे दूसरों को, उनको बोला जाता था काजी एक और या फिर मुफ्ती। तो उनको नियुक्त करता था ये सदर। और दान में दी जाने वाली भूमि, दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? मदद ए मास। उसके निरीक्षण करना, मतलब उसकी जांच पड़ताल करता था कि दान में कौन सी भूमि दी जानी है, कौन सी भूमि नहीं दी जानी। महात्मा, पीर, फकीरों, विद्वानों, कलाकारों इत्यादि की सूची बनाना और उन्हें अनुदान दिलवाना। अनुदान मतलब दान दिलवाना सम्राट से। प्रांतीय सदर के कार्यों की देखभाल करता था। प्रांत जो कि राज्य थे, इससे केंद्र से नीचे जो राज्य थे, उन राज्य में जो भी ये अलग होता था ना मुख्य सदर, तो उनकी भी ये ध्यान रखता था, उनकी भी जांच पड़ताल करता था। और धार्मिक मामलों में सम्राट को सलाह भी देता था, राय देता था, इत्यादि इनके कार्य होते थे। एक बार इनके कार्य में आपको फिर रिकॉल करवा देती हूँ कि मुख्य सदर धार्मिक मामलों का मंत्री था। इसे सदर उस सुदूर या फिर सदर एक कुल भी कहा जाता था। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनकी ये नाम भी दे देता है। और इसका सदर का मुख्य कार्य क्या था? शरीयत की रक्षा करना, उलेमा पर नज़र रखना, शिक्षा, दान और न्याय विभाग पर निगरानी रखना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, काजियों एवं मुफ्तियों की नियुक्ति करना, और जो दान में दी जाने वाली भूमि थी उनकी जांच पड़ताल करना, महात्मा, पीर, फकीरों, विद्वानों, कलाकारों इत्यादि की सूची बनाना और उन्हें अनुदान दिलवाना। प्रांतीय सदर के कार्यों की देखभाल करना और धार्मिक मामलों में सम्राट को राय देना इस मुख्य सदर का काम होता था। अकबर स्वयं जो था वो इस मुख्य सदर पर कड़ी निगरानी रखता था। अकबर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी जिससे कि सदर की शक्तियों पर अंकुश लगा रहे, मतलब कि यह पद भी जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली ना बन सके, ऐसी व्यवस्था अकबर ने कर रखी थी। शाहजहां ने अपने समय सदर को काफ़ी अधिकार प्रदान कर रखे थे, परंतु जहांगीर के समय इस पद का महत्व काफ़ी कम हो गया था। अकबर के समय इस पद का महत्व काफ़ी ठीक ठाक था। उसके बाद अकबर के बेटे जहांगीर के समय इस पद का महत्व लगभग न के बराबर था। लेकिन जहांगीर के बेटे शाहजहां के समय जो है इस पद पर, जो धार्मिक पद पर नियुक्त होता था मंत्री, उसके हाथ में काफ़ी शक्तियाँ थी। और औरंगजेब के शासनकाल में इस पद की प्रतिष्ठा थोड़ी बेहतर हुई, क्योंकि औरंगजेब जो था वो शरीयत के अनुसार ही प्रशासन चलाता था। शरीयत मतलब इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार ही औरंगजेब शासन करता था। इसलिए जो है औरंगजेब के शासनकाल में भी यह सदर उस सुदूर पद की प्रतिष्ठा बनी रही। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मीर ए सामान। यह शाही परिवार का मंत्री होता था। शाही परिवार मतलब कि राजमहल में जो रानियां होती थी उनका मंत्री, सारे मतलब राजमहल में जो राजा, मंत्री, इनके बेटे, इनके जमाई, इनके बहनोई, जो सब कुछ होते थे ना, शाही परिवार का मंत्री होता। जो महल के लोग होते थे उनका मंत्री था। इसका कार्य था सम्राट और उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अगर महल में किसी रानी को कुछ चाहिए या फिर बाहर से कुछ मंगवाना हो तो उसके देखना, खाने में क्या बनना है महल के लिए, आज कौन सा खाना बनेगा, महल में आज इस चीज़ की जो कोई भी चीज़ ख़राब हो गई है तो उसकी जानकारी रखना, कोई भी नई चीज़ मंगवानी हो महल की ज़रूरत के लिए, तो इन सभी का काम जो है इसका ही होता था। इसका सम्राट के साथ सीधा संपर्क होता था, क्योंकि सम्राट इसको डायरेक्ट बुलाकर अपने पास ये बोलता था कि महल में आज इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की तुम पूर्ति करवाओ, तो ये करवाता था। इस विभाग का संबंध हीरे जवाहरात से भी था, अस्त्र शस्त्र से भी था, और रसद सामग्री मतलब कि जो खाने पीने का सामान था उन तक भी इनका होता था। यह विभाग शाही कारखाना आएगा, ये सही नहीं, शाही कारखाने मतलब कि जो राजमहल का कारखाना होता था उसकी देखभाल भी करता था, और उस कारखाने में कर्मचारियों की नियुक्ति भी खान ए सामान यह विभाग ही करता था। नेक्स्ट है काजी। काजी मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ भी आपको काजी दिख जाए वो न्याय से जुड़ा हुआ होगा, जहाँ भी आपको सदर नाम दिख जाए वो धर्म से जुड़ा हुआ होगा, जहाँ भी आपको मीर बख्शी दिख जाए वो सेना का से जुड़ा हुआ होगा, और जो वजीर दिख जाए या वजारत दिख जाए वो प्रधानमंत्री का पद होता था। ये 4-5 नाम है, ये आप याद कर लो, रट लो अच्छी तरह से, बार बार आपके प्रशासन जहाँ भी पढ़ोगे आपके काम आएंगे। मुख्य काजी, यह न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य सम्राट को न्याय संबंधी मामलों में सलाह देना, काजियों की नियुक्ति करना, काजी मुफ्ती जो मैंने आपको बताए थे कि जो ये शिक्षा देने वाले होते थे ना धार्मिक, उनकी नियुक्ति करना,
उनके न्यायालयों पर नियंत्रण रखना। काजी जो कि न्याय करने वाले होंगे ना, कि जो धर्म की शिक्षा देते थे और न्याय भी करते थे, साथ में छोटे छोटे न्यायालय होते थे इनके, उन पर नियंत्रण स्थापित करना। दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों का निर्णय। दीवानी जो हो गए वो पैसे के लेन देन से जुड़े हो गए, और फौजदारी जो हो गए जो किसी के अपराध, कोई मारकाट, इनके मामले जो होते थे वो अलग अदालत में देखे जाते थे, और दीवानी मुकदमे जो थे वो अलग अदालत में देखे जाते थे। तो इनका निर्णय भी जो मुख्य काजी था यह करता था, और काजी का निर्णय अंतिम नहीं होता था। इसके निर्णय के विरुद्ध सम्राट की अदालत में अपील की जा सकते थे। अगर किसी का कोई मुकदमा आया है और उस मुकदमे का अगर फैसले से वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है मुख्य काजी के फैसले से, तो वह इस फैसले के विरुद्ध सम्राट के सामने अपील रख सकता था कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। तो उस मुकदमे को जो है वो सम्राट के सामने पेश किया जाता था, और सम्राट जो फैसला देता था वो अंतिम फैसला माना जाता था उसके बाद। तो ये मैंने जो 6 आपको पढ़ाए हैं ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं भी आप प्रशासन पढ़ेंगे ये आपको बार बार दिखाई देंगे। पहला तो हमने वजीर का पद पढ़ा, वजीर या वकील। सेकंड हमने देखा दीवान ए आला जो कि वजीर के बाद था। थर्ड हमने मीर बख्शी पढ़ा, बख्शी सेना से जुड़ा हुआ है डिपार्टमेंट। सदर हमने पढ़ा, ये धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ है। खान ए सामान है, ये शाही परिवार का मंत्री है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। और मुख्य काजी जो है वो न्याय से जुड़ा हुआ मंत्री था। अब हम कुछ अन्य अधिकारी देखेंगे जो छोटे छोटे पद थे उन पर भी नियुक्त किए गए थे। उपयुक्त मंत्रियों के अलावा केंद्रीय सरकार में कई और अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती थी, जैसे मीर ए आतिश। आतिश मतलब कि आतिशबाजी, जैसे बोलते हैं ना कि तोपखाने में ही आतिशबाजी होती है, तोप से ही आग के गोले बरसाए जाते हैं। तो आप इस तरह लिंक करके इसको याद कर सकते हैं। मीर ए आतिश क्या होता था, यह तोपखाने का अध्यक्ष होता था। यह युद्धों के समय तोपखाने को उचित स्थान पर स्थापित करता था, कि युद्ध भूमि में जहाँ भी तोप ले जानी होती थी तो युद्ध भूमि में यह जगह निर्धारित करता था कि इस जगह तोप को लगाने से जो हम दुश्मनों को आसानी से मार सकते हैं। इसका यही काम होता था कि तोप को कहाँ स्थापित किया जाए युद्ध भूमि में, जहाँ से जो है तोप को अच्छी प्रकार से चलाया जा सके। इसे दरोगा ए तोपखाना भी कहा जाता था, मतलब कि इस डिपार्टमेंट का जो मेन मुख्य अध्यक्ष था उसको दरोगा ए तोपखाना या फिर मीर ए आतिश भी बोला जाता था। सेकंड हमारा पॉइंट है मीर ए बार। यह अधिकारी जंगलों एवं वनों की देखभाल करता था, कि जो राज्य है वहाँ पर जंगल है और वन है, वहाँ के वनों की, वहाँ के पेड़ों की देखभाल कौन करता था, मीर ए बार नामक अधिकारी। नेक्स्ट है मीर ए बहर। यह अधिकारी समुद्री बेड़े की देखभाल करता था, कि जो समुद्र से व्यापार होते थे या फिर समुद्र से एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता था, तो इस जगह की देखभाल कौन करता था, मीर ए बहर। या आप कंफ्यूज मत हो जाना, बार जो है वो जंगल और वन से जुड़ा हुआ है, और जो बहर है वह समुद्री बेड़े से जुड़ा हुआ है, समुद्री जहाज़ों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि दरोगा ए टकसाल। यह शाही टकसाल का अध्यक्ष होता है। टकसाल क्या होती है, जहाँ पर सिक्के बनते हैं, मुद्रा छपती है, जहाँ पर ये जो कॉइन होते हैं वो कॉइन बनते थे, उसमें कागज़ की मुद्रा तो थी नहीं, ये कॉइन ही होते थे, सिक्के होते थे। तो जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे या फिर सिक्के बनाए जाते थे उसको बोला जाता है टकसाल। तो टकसाल का अध्यक्ष कौन होता था, दरोगा ए टकसाल, और इसकी देखरेख में ही सिक्के ढाले जाते थे और बनाए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है दरोगा ए डाक चौकी। यह डाक विभाग का अध्यक्ष होता था, मतलब पत्र इधर उधर भेजने वाला, डाक को भेजने वाला, जैसे कि आज डाकिया भेजता है ना। और साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित डाक चौकियों पर यह निगरानी रखता था, कि राज्य में जहाँ जहाँ पर डाक चौकियाँ रखी, छोटे छोटे डाक चौकियाँ होती थी, उनकी ध्यान रखता था। और मुख्य कौन था इसका, दरोगा ए डाक चौकी। नेक्स्ट है मुस्तौफी। यह माल्य का प्रेक्षक अधिकारी होता था, मतलब कागज कलम का लिखने वाला। यह विभिन्न विभागों के कागजातों का निरीक्षण करता था, कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे वहाँ पर जो कागज कार्रवाई होती थी, कोई भी पत्र था, कोई कुछ भी था, तो उन सभी की देखभाल मुस्तौफी नामक अधिकारी करता था। नेक्स्ट है खुफिया नवीस। खुफिया से आप पता लगा सकते कि जासूस से जुड़ा हुआ है। तो यह गुप्त रूप से सम्राट तक खबरें पहुंचाता था, मतलब जासूस था ये गुप्त रूप से, खुफिया नवीस। और यह सम्राट तक जो है गुप्त रूप से गुप्त सूचनाएं पहुंचाता था राज्य की ना। लास्ट जो है हमारा ये है मुसद्दी।
यह अधिकारी जो है वो बंदरगाहों के प्रशासन को देखता था। बंदरगाहें क्या होती है, जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं उसको बंदरगाह बोला जाता है। तो बंदरगाहों का जो प्रशासन था, वहाँ पर जो छोटे छोटे दफ्तर या डिपार्टमेंट थे, कौन से सामान को बाहर भेजना है, कौन से सामान को मंगवाना है, किस सामान की कितनी कीमत है, किस सामान को इतने पैसे में बेचना है बाज़ार में, इन सभी का जो फैसला होता था वो बंदरगाहों पर ही होता था। और बंदरगाहों पर ही समुद्री जहाज़ माल लेकर उतरते थे और जो है इनको लोड भी जो है समुद्री जहाज़ों में माल को लोड भी इन बंदरगाहों से ही किया जाता था। तो यहाँ का जो प्रशासन देखता था, कामकाज देखता था, उसको बोला जाता था मुसद्दी। तो ये मैंने 8 आपको छोटे छोटे मंत्रियों के डिपार्टमेंट पढ़ाए हैं, जैसे कि मीर ए आतिशबाजी तोफखाने से अध्यक्ष, मीर ए बार जंगल वन, बहर समुद्री बेड़े से टकसाल, जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं तो सिक्कों का काम देखता था। डाक चौकी मतलब डाकिया का डाक विभाग हो गया। मुस्तौफी ये कागज़ कार्रवाई वाला था। खुफिया ये जासूस वाला गुप्त रूप से सूचनाएं पहुंचाता था। और मुसद्दी था, ये बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था। तो ये मैंने आपको पढ़ा दी है मंत्रियों के बारे में। ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है केंद्र का प्रशासन, कि जो मुग़ल प्रशासन जहाँ उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले हम केंद्र को पढ़ेंगे, जैसे कि आज के भारत को। उसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य प्रांत को, जैसे कि हम हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग राज्य को। उसके बाद पढ़ेंगे हम सरकार, जो कि उस समय तो मुग़ल प्रशासन के समय तो उनको सरकार बोला जाता था, लेकिन आज के समय उनको ज़िले बोला जाता है। तो हम इसके प्रशासन को 3 भागों में पढ़ेंगे। तो हमने केंद्र का प्रशासन जो हमने पढ़ा उसको मैंने आपको आज कंप्लीट करवा दिया है। 1 क्लास इसके पीछे हो गई थी। 2 क्लास में हमने मुग़ल प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और आगे जो हम इसके मुग़ल प्रशासन में राज्य या फिर प्रांत के प्रशासन को पढ़ेंगे। आई होप आपको मुग़ल प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको आसान भाषा में समझाने की, इजी लैंग्वेज में लिखकर ये PDF तैयार किए मैंने, ताकि आप इससे नोट्स बना सको और अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से इसको लिख सको। अगर फिर भी आपको कहीं पर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, प्लीज़ मेरे जो अदर यूट्यूब चैनल है मेरा और एक मेरे हस्बैंड का है, तो उसको भी आप विजिट ज़रूर करें, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वहाँ जो वीडियो हैं उनको भी ज़रूर देखें और उनको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।